नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वक्त है हमारे खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर का। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की। फिर बात करेंगे राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक की। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के कोलकाता में होने वाले रोड शो के बाद हम नजर डालेंगे शिक्षकों के दौरे को लेकर दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे की। और इसके साथ ही बात करेंगे जोशीमठ के हालात और उन्हें लेकर चल रही सियासत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबरों में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पेश किया गया था। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा था, जिसे सभी बीजेपी के सदस्यों ने स्वीकार किया है। जेपी नड्डा का जून 2024 तक के लिए बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगले साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की जनता से जनमत मांगेंगे और उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ये चुनाव आम चुनाव को लेकर राजनीतिक धारणा बनाने में भूमिका निभाते हैं। इनमें खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा की दृष्टि से बेहद अहम होगा। बता दें कि इन राज्यों की 93 में से 87 सीटें इस समय पार्टी के पास ही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जी देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवस का मंथन चल रहा था, 16 और 17 का जो मंथन था यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था। कल जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। उसके बाद ही जैसे रोड शो को संबोधित करने के बाद उसको जो है संबोधित किया गया था। जिस तरीके से 9 राज्य में 2023 में जो चुनाव होने हैं उसको जो है मंथन शुरू कर दिया गया कि आखिरकार 2023 और 24 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य कर सके। तो उसको देखते हुए कल 9 राज्य के जो चुनाव होने विधानसभा, तो उसमें सबसे पहले जो है लक्ष्य यही रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही मंथन शुरू कर दिया गया। तमाम उसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे थे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां शामिल रहे थे, तमाम मुख्यमंत्री वहां रहे थे। लेकिन उसके बाद ही आपको बताएं जिस तरीके से जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चल रहा था, उसे कार्यकाल को समापन होने की बात कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद ही इसका सबसे पहले जो प्रस्ताव था राजनाथ सिंह ने रखा था कि कहा कि जो इस तरीके से मंथन किया जा रहा है जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जाए, तो जो प्रस्ताव था राजनाथ ने रखा था। लेकिन आज साफ कर दिया गया है कि कार्यकाल दोबारा से उनका जो है बढ़ा दिया गया है। 2024 जून तक वो कार्यकाल बढ़ाया गया। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है अमित शाह गृह मंत्री ने आज उसके जो प्रस्ताव रख दिया और उस पर जो मोहर लगा दी है कि जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। जिस तरीके से 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन चुनावों को देखते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी 2024 में किस तरीके से जो जीत हासिल करे, तो उस पर भी मंथन। बिल्कुल नितिन, ये प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने इस प्रस्ताव पर मंजूरी अपनी दी है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की रणनीति इस बैठक में बनती नजर आई? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है 9 राज्य में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें जो रणनीतियां अभी से शुरू कर दी गई, क्योंकि 2023 की रणनीति जो चालू कर दी और 2024 की रणनीति इसमें रखी गई। और ये कहा गया कि जिस तरीके से अब तक विधायकों ने और सांसदों ने क्या क्या कार्य किया है, उसमें जो है जनता के बीच में रखे जाएंगे। तमाम मुख्यमंत्रियों से यही सवाल उठाए गए थे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बताया था कि जिस तरीके से बूथ भी कमजोर चल रहे हैं, सबसे पहले बूथों को मजबूत करना होगा। तो उसको जो है रणनीति यहाँ पर चालू की गई है कि बूथों पर सबसे पहले कार्यकर्ता को सक्रिय करना पड़ेगा, तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं उन कार्यकर्ताओं से मनमुटाव भी चल रहा है, तो उन कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मनाया जाएगा। क्योंकि इस तरीके की जो कार्यकर्ता नाराज भी चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नाराज चल रहे हैं, तो उसमें लोगों से किस तरीके से मनाया जाएगा। 2023 में सबसे पहले लक्ष्य ये रहा था कि 2023 में 9 राज्य के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो पहले लक्ष्य ये रहा था। फिर बात की जाए दूसरे 2024 की, तो 2024 में जो है चुनाव होने हैं, तो चुनावों में जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कमान ली हुई है और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं 2024 में वो भी अपने कार्यकाल उसमें गिनाए जाएं। लोगों से अब तक जनता के बीच में क्या क्या कार्य सांसदों ने किए हैं, तमाम सांसद और विधायक ये कार्य गिनाएं और लोगों के बीच में जाएं, जनसंपर्क करें और लोगों से बातचीत करें। जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी मजबूत एक बार फिर से जीत हासिल करे, तो इसका जो मंथन था शुरू कर दिया गया। 2024 और 23 के लक्ष्य को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कमान अपने हाथों में ली थी। आज खुद तमाम मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल की भी इसमें मंजूरी दे दी गई और कहा है कि 2024 से जून
जून तक ये कार्यकाल रहेगा, क्योंकि इस तरीके के जो चुनाव आ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी एक बार जीत हासिल जो गुजरात में की है उस जीत के देखते हुए, और ये भी कहा जा रहा है कि जीत जो हासिल हुई थी गुजरात के अंदर, गुजरात में सबसे पूर्ण बहुमत से सरकार इन्होंने बनाई थी, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से ही जेपी नड्डा पे मोहर लगाई। और ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने के बाद में जेपी नड्डा आप देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत हासिल कराएंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो दोबारा से लहराने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से बैठक में तमाम सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं। और अब रुख करेंगे पंजाब का, जहां पर पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल जब यात्रा दसूहा से होकर गुजर रही थी तो इसी दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के नजदीक पहुंचा और गला लगाने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षा घेरे राहुल गांधी चल रहे हैं कि इसी बीच एक शख्स भागता हुआ उनके पास आ जाता है और उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है, और इस बीच सुरक्षाकर्मी इसे पकड़कर दूर कर देते हैं। वीडियो में पहले राहुल उस शख्स को हटाते हैं, फिर सुरक्षाकर्मी उससे हटा देते हैं। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से ये वीडियो भी वायरल हुआ है। राहुल गांधी के नजदीक यह शख्स पहुंच जाता है और उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है, जिस दौरान राहुल गांधी पहले उस शख्स को हटाते हैं और उसके बाद उनके पास मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें उस लड़के को हटा देते हैं और दूर कर देते हैं राहुल गांधी से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, ये बड़ा मामला है, होशियारपुर में सुरक्षा में चूक देखने को मिली है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। देखिए योगेश, जलंधर पठानपुर मोड़ की घटना है सुबह 8:05 की, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत ही हुई थी वहां से जलंधर के रोड से होशियारपुर की घटना। तभी 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है राहुल गांधी की। उस सिक्योरिटी में सेंध लगाते हुए एक युवक आता है और बड़े जोशीले अंदाज में राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश करता है, और उसके बाद तत्काल बाद कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, तमाम बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और इस युवक को दूर किया गया। चलिए एक बार हो गया, फिर दूसरी बार 8:40 पर एक ऑरेंज कलर का एक भगवा गमछा ओढ़े, एक गमछा बांधे सर पे एक दूसरा शख्स आता है और राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश करता है। उसको भी हालांकि राहुल गांधी के पास आने से पहले सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए थे, उन्होंने उसको हटा लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी लगातार शिकायत कर चुकी है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर। सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय को कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी, और हालांकि सीआरपीएफ ने कहा था कि 2020 से लेकर अब तक खुद राहुल गांधी 113 बार सुरक्षा का घेरा तोड़ चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ चुके हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है योगेश, राहुल गांधी की 3 लेयर सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी में 58 कमांडो जो चारों ओर से राहुल गांधी को घेर के रखते हैं। 10 आर्म्स स्टैटिक गार्ड हैं, 6 पीएसओ हैं। इसके साथ साथ एक समय में राउंड द क्लॉक 24 जवान, 2 स्क्वाड में राउंड द क्लॉक रहते हैं। 24 जवान राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा बना के रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाना, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल वहां तैनात किया गया है, जो जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है राहुल गांधी को, उस पर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जब जेड प्लस सिक्योरिटी, देश की सबसे बड़ी जानी मानी सिक्योरिटी जब देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जाती है, कांग्रेस सांसद को दी जाती है, वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं राहुल गांधी, जब राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, जिस गांधी परिवार में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। और हमने देखा कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, माला पहनाने के बहाने एक शख्स आता है और बम ब्लास्ट हो जाता है और राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। हालांकि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब में, उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी का कहना यह था कि ये सुरक्षा में चूक नहीं है, ऐसे आप लोग सुरक्षा में चूक कह रहे हैं, ये लोगों का उत्साह है, लोगों का जोश है, लोग आना चाह रहे हैं, कांग्रेस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इसलिए वो गले लगने के लिए आया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर बहुत ज्यादा सुरक्षा को लेकर नहीं कहा, लेकिन सवाल तो बनता है गृह मंत्रालय पर और सवाल बनता है जेड प्लस सिक्योरिटी पर। वही जेड प्लस सिक्योरिटी जो सरकार के कई मंत्रियों के पास है, और उस जेड प्लस सिक्योरिटी में होने के बावजूद गंभीर मामला है और बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इतना सुरक्षा का घेरा होने के बावजूद वो युवक राहुल गांधी के पास तक पहुंच कैसे जाता है, अपने आप में बहुत बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन शिवम, क्या अब तक उस शख्स की पहचान हो सकी, आखिर किस वजह से था, उस शख्स के कोई पूछताछ हुई क्या? तत्काल पंजाब पुलिस ने उसे अपने हिरासत में लिया योगेश। वो निहत्था था, उसके पास ना कोई हथियार ना कुछ ऐसा नहीं था। वो सिंपल राहुल एक जोशीले अंदाज में था, राहुल गांधी से मिलना चाहता था, उनको गले लगाना चाहता है, हालांकि फाइंड आउट हुआ है। लेकिन
एक महत्वपूर्ण बात मैं दर्शकों को बता दूं योगेश, 19 जनवरी को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश से पहले जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट दे दिया है कि राहुल गांधी अगर कश्मीर में पैदल चलते हैं तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वही कश्मीर जहां पर आए दिन आतंकी हमले होते हैं, आए दिन कोई ना कोई आतंकी मारा जाता है, गोलीबारी होती है, उस कश्मीर में पैदल ना चलने की नसीहत दी है सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को और कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में शांतिप्रिय भारत जोड़ो यात्रा वाकई में करनी है तो राहुल गांधी गाड़ी के अंदर चलें, पैदल ना चले, नहीं तो सुरक्षा में चूक हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस सुरक्षा एजेंसियों के इस फैसले को जो सलाह दी है उसको मानती है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। उधर दिल्ली विधानसभा में शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के मामले में चर्चा की शुरुआत में जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भड़के। उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है उतनी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को देना चाहता हूं। सदन में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मास्टर ने मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया, ऐसे एलजी साहब फाइल चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, आप कौन हैं? केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने 2 बार टीचर्स को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और इससे पता चलता है कि उनकी मंशा सही नहीं है। वो एलजी है, मेरे हेडमास्टर नहीं है। लोगों ने मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, यह बड़ा आरोप भी लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। दिनकर, एलजी पर आज जमकर बरसते नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दरअसल एलजी साहब उन्हें कोई काम नहीं करने देना चाहते हैं। योगेश, देखिए, आज केजरीवाल ने जो विधानसभा में स्पीच दिया उसके कई सियासी मायने हैं। एक तरह से देखें तो केजरीवाल ने ये संकेत दिया है सभी राजनीतिक और सियासी दलों को कि आम आदमी पार्टी को हल्के में ना ले। आम आदमी पार्टी अपना कारवा आगे बढ़ाते जा रही है और जल्द ही अगर भगवान ने चाहा तो वो केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उनकी आज के स्पीच के अगर मुख्य बिंदुओं को हम देखें तो दिल्ली सरकार बनाम एलजी विवाद, दूसरा उन्होंने दिल्ली एमसीडी विवाद, तो तीसरा उन्होंने जो कामकाज करने का तरीका है उनमें जो हस्तक्षेप है एलजी का उसको लेकर बोला। वहीं उनके मुख्य तौर पे उनके बयानों को देखें तो उन्होंने कहा कि किसी चुनी हुई सरकार को एजेंसियों से या एलजी के द्वारा आप रोक रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र में कल को हमारी सरकार आती है तो हम भी यही करेंगे। योगेश, बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार काम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो फाइल ऐसे चेक करते हैं एलजी साहब कि उनके मानो हेडमास्टर हैं, जबकि वो फिनलैंड भेजना चाहते हैं अपने मंत्रियों को ताकि वहाँ की किस तरीके से शिक्षा की नीति है, किस तरीके से वहाँ पर शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, वो सब सीख करके उनके मंत्री यहाँ पर आएँ और यहाँ पर वैसी शिक्षा को लेकर के यहाँ पर दिल्ली के लोगों को दिया जा सके, दिल्ली के लोगों के बच्चों को दिया जा सके। हमेशा शिक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार अपने जो काम किए हैं उनको बढ़ाती नजर आई है, उनके जो प्रचार प्रसार है वो करते नजर आई है। कौन सा ऐसा अड़चन फंस रही है, कौन सा रोड़ा फंस रहा है जो एलजी साहब फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं? योगेश, आपको बताऊं कि आज केजरीवाल ने यह भी कहा कि एलजी जो फिनलैंड जाने से टीचरों को रोक रहे हैं उसका हवाला एलजी की तरफ से यह दिया जाता है कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। जैसे ही टीचर्स वहां जाएंगे दिल्ली के बजट में और दिल्ली के टीचर्स को भेजने में काफ़ी पैसे लगेंगे। तो वहीं उस पर केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम चुनी हुई जनता के द्वारा आए हैं, हमें 2 करोड़ लोगों ने चुना है और हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक अधिदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल या एलजी सिर्फ पुलिस और कानून व्यवस्था को मैनेज के लिए रखा जाता है, ना कि हमारे कामों में हस्तक्षेप करने के लिए। योगेश, बिल्कुल, अध्यादेश का आप कह रहे हैं कि ये हवाला दिया गया है। इस दौरान एक और बात सामने आई है जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। जी, उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट का उनका बात कहा तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अपना मत हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से सहमत हूँ। ये उनके और एलजी के बीच निजी संवाद का एक हिस्सा था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि मैं जनता के द्वारा चुना आया हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे राष्ट्रपति ने चुना है। ये वैसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे और ये वाइसरॉय को कि आपको हमने चुना है, आप जाके काम करो, तो वाइसरॉय कहते थे कि भारतीयों को सरकार चलाना नहीं आता।
वैसे ही आज मुझे कहा जा रहा है कि आपको दिल्ली चलाना नहीं आता। ये अरविंद केजरीवाल का मुख्य बयान था। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ दिनकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में एक टीम सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंची, जहां टीम की तरफ से मंगलवार को रोड शो किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी के साथ श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल भी कोलकाता दौरे पर हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, कोलकाता में रोड शो किया जाएगा, निवेशकों को लुभाया जाएगा और एक वहां पर टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार की। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर से अधिक निवेश हो, इसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जो कि 10 से 12 फरवरी तक होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले सरकार के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेश गया, कई देशों की वहां पे उन्होंने यात्रा करी और उन यात्रा के दौरान जो बड़े निवेशक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक हैं, उनके साथ में मुलाकात करी और उनको उत्तर प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अवसर है, उससे उन्होंने उन निवेशकों को जो है वो अवगत कराया। अब एक तरफ जब विदेशी निवेशकों को लुभाया जा चुका है, अब दूसरी तरफ प्रयास है सरकार का कि जो घरेलू निवेशक हैं उनको भी उत्तर प्रदेश की ओर लाया जाए। और इसीलिए अगर आप देखें तो खुद मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया, दिल्ली में सरकार का रोड शो हुआ और आज कोलकाता में अगर आप देखें तो औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी के साथ में अन्य जो मंत्री हैं, अनिल राजभर मौजूद रहे, दयाशंकर सिंह मौजूद रहे और वहां पर एक रोड शो किया गया। वहां के जो निवेशक हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ में बैठक की गई, उनको बताया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अवसर है। 23 करोड़ की करीब जनसंख्या है, तो कितना बड़ा बाजार है उत्तर प्रदेश। तो इन सभी चीजों से अवगत कराया गया और साफ तौर पर पूरा मकसद इसके पीछे का एक कि उत्तर प्रदेश के अंदर से अधिक निवेश को लाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर उत्तर प्रदेश जो है वो विकसित हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सकें, रोजगार के कई सारे जो अवसर हैं वो पैदा हो और कहीं ना कहीं उसके जरिए जो सरकार ने वादा किया था चुनाव के समय पे कि वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार एक बड़ा हमेशा से ही मुद्दा, चुनावी मुद्दा रहा है, चाहे वो 17 के विधानसभा के चुनाव रहे हो, 22 के चुनाव रहे हो या उससे पहले 12 के चुनाव रहे हो। तो उन वादों को भी पूरा करने की कवायद कहीं ना कहीं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए, सरकार के जरिए करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। पूरा लक्ष्य है और इसीलिए लगातार जो है ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जाए। और उसी के चलते लगातार सरकार की तरफ से अगर आप देखें, मंत्री, शासन के जो आला अधिकारी हैं वो जा रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, वहां पे जो बड़े निवेशक हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात हो रही है, उनको उत्तर प्रदेश के बारे में जो है वो अवगत करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की भूगोलिक स्थितियां हैं। और इन सब में सबसे अहम एक बात यह है कि 2017 के बाद से जब से योगी सरकार प्रदेश में आई है तो उसने किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर काम किए हैं, किस तरीके से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है, सरकार किस तरीके से इन्वेस्टर को आता है तो उसकी मदद करेगी। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से काम किए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस तरीके से बेहतर हुआ है। तो इन सभी चीजों से अवगत कराना पूरा इस रोड शो के जरिए जो है वो मकसद रहा है। और उसी का कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में फीडबैक मिला है कि जब एक बड़े अमाउंट में जो है उत्तर प्रदेश में निवेश की जो बात है, जो प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं। हालांकि ये प्रस्ताव जमीनी स्तर पर कितने उतरेंगे ये एक जरूर जो है वो बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। कोलकाता में ये टीम गई है उत्तर प्रदेश सरकार की, वहां पर मंत्री गए हैं, वहां पर रोड शो भी किए जा रहे हैं। कुछ जानकारी मिल पाई है क्या अब तक कि कितने औद्योगिक घरानों से MOU साइन हुआ है, और अगर साइन हुआ है तो कितने का अब तक कोलकाता में?
देखिए, कोलकाता में अगर आप बात करें तो बड़ी संख्या में कोलकाता से भी निवेश के प्रस्ताव जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि गए हैं उनको मिले हैं, और वहां पे जो बड़े निवेशक हैं जिनके साथ में आज मुलाकात हुई, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री खुद नंद गोपाल गुप्ता नंदी वहां पर गए हुए हैं। उनके साथ में मंत्री अनिल राजभर हैं, दया शंकर सिंह हैं, सरकार के शासन के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको इस बात का आश्वासन मिला है कि वो वहां के जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश आएंगे, उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करेंगे। बड़े प्रस्ताव हैं, बड़ी संख्या में, और जो अमाउंट है वो बड़ा है, उस पर जरूर मिला है। और जो एक्चुअल फिगर होगा वो जो 10 से 12 फरवरी के बीच में जब इन्वेस्टर समिट होगी उसके लिए इन्वाइट किया गया है, तो उसमें आकर सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोलकाता में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री गए हैं वो निवेशकों को लुभाने के लिए वहां पर रोड शो का आयोजन भी वहां पर किया गया। अब रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। इसके साथ ही सरकार का संकल्प है कि वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अगर जोशीमठ के पुनर्निर्माण की संभावनाएं बनती हैं तो फिर केदारनाथ की तरह ही जोशीमठ शहर का भी पुनर्निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त जोशीमठ में अभी कई स्थानों पर क्रेक्रोमीटर लगाए गए हैं, जो भूधसाव के बाद भवनों में आ रही दरारों की रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसका CBRI के वैज्ञानिक अध्ययन भी कर रहे हैं। बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कुछ हल्की दरारें वहाँ भी आई हैं, तो वो CBRI वाले मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर उनको भी कुछ उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो की जाएगी। हमारे CBRI के 5 साइंटिस्ट हैं और उनके साथ PWD के लगभग 30 इंजीनियर लगे हुए हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग एवरी ईच एंड एवरी हाउस। कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव बने हुए हैं। अभय, जोशीमठ में जिस तरीके के हालात हैं, सरकार भी चिंतित नजर आ रही है और इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल, अगर जोशीमठ के हालातों की हम बात करते हैं तो जोशीमठ के हालात दिन ब दिन बिगड़ तो रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार पहले ये कह सकते हैं कि जो आपदा के अग्रसर होने की जो रफ्तार थी उस रफ्तार में कमी जरूर यहाँ पर आई है। जोशीमठ के 9 वार्डों में से 4 वार्डों को पूरी तरीके से असुरक्षित यहाँ पर मान लिया गया है, यानी इन 4 वार्डों में कोई भी ऐसा भवन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है जिस भवन को रहने लायक इस समय कहा जा सकता हो। ज़्यादातर भवनों में दरारें जो है उनके बढ़ने की जो क्रैक्स हैं उनको बढ़ने की संख्या वहाँ पर रोजाना यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। अभी तक ये कह सकते हैं कि 800 से ज़्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित यहाँ पर किया जा चुका है। और अब ये कहें कि जोशीमठ में जिन लोगों का विस्थापन हो रहा है उन लोगों के लिए जो फ्री जो अस्थायी आवास वहाँ पर बनने हैं उसकी शुरुआत वहाँ पर होने जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर ये कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग वाले जो अस्थायी आवास होंगे और अस्थायी आवास होंगे उनको बनाने का काम वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह में वो वहाँ पर सैंपल के तौर पर तैयार भी हो जाएंगे और उसके बाद यानी जिस घर का जिस व्यक्ति के परिवार का जितना दायरा वहाँ पर था, जितनी जमीन वहाँ पर थी, उसको उस हिसाब से वहाँ पर अस्थायी आवास देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 4 स्थानों का चयन बाकायदा वहाँ पर कर लिया गया है जहाँ पर इन लोगों को पुनर्स्थापित करना है, जहाँ पर अस्थायी आवास बनाकर इनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का काम है। इसके अलावा अब ये कहा जा सकता है कि अगला 1 महीना जो होगा बड़ा महत्वपूर्ण जोशीमठ के इसलिए भी होगा कि जोशीमठ में जो सर्वे की टीमें वहाँ पर गई हुई है, जो वैज्ञानिकों की टीमें वहाँ पर गई है, वो लगभग अपने 3 से 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने का काम यहाँ पर कर देंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन वहाँ पर निकाला जाएगा कि जोशीमठ आपदा में किस प्रकार से अगला स्टेप वहाँ पर लिया जा सकता है। क्या जोशीमठ को पुनर्निर्माण में वहाँ पर किया जा सकता है? क्या जोशीमठ का जो अस्तित्व खतरे में है क्या उसको बचाया जा सकता है? क्या जिन जगहों पर दरारें नहीं आएगी क्या वहां पर कोई खतरा तो नहीं है? क्या उसके लेकर भी कोई जो जांचें चल रही है क्या उसमें चीजें? तो ये कहा जा सकता है कि अगला 3 से 4 सप्ताह का जो समय का बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है वो NTPC का जो काम चल रहा है उसको निकल करके आ रही है। कई सर्वेयर ऐसे हैं जो कि ये बात को कह रहे हैं कि अगर NTPC का काम नहीं रोका गया तो जो स्थिति अभी बनी हुई है
वो स्थिति आगे भी और विकराल रूप धारण कर सकती है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से एनटीपीसी के काम को लेकर के कोई डिसीजन लेने की मंशा नजर आ रही है या उस पर किसी तरीके का कोई संवाद चल रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल जोशीमठ में किसी भी प्रकार का निर्माण काम इस समय नहीं चल रहा, चाहे वो एनटीपीसी यानी जल विद्युत परियोजनाओं के काम का हो या फिर हेलंग बाईपास वाले काम का हो या फिर जोशीमठ में दूसरे जो निर्माण काम होने हैं उनको लेकर हो। कोई भी निर्माण काम इस समय जोशीमठ में नहीं चल रहा है, लेकिन एनटीपीसी परियोजना के चलते ही जो वहां पर जो निर्माण काम जो हो रहे थे उस परियोजना के चलते ही जोशीमठ पे खतरा आया है। जोशीमठ की आपदा उस परियोजना का हिस्सा बनी है। ये सब चीजें अभी कहना जल्दबाजी हो गई, क्योंकि वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का अंतिम कंक्लूजन अभी नहीं निकल पाया, यानी अंतिम सार अभी नहीं निकल पाया। तो जब तक अंतिम सार नहीं निकल पाता तब तक किसी भी तरीके से एनटीपीसी की परियोजना को इस आपदा के लिए उत्तरदायी ठहराना जल्दबाजी यहाँ पर कहा जा सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर वो रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही कंक्लूजन निकल पाएगा कि आपदा के कारण क्या थे और आपदा ने कितना नुकसान जोशीमठ शहर को यहाँ पहुंचाया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से जोशीमठ को लेकर के लगातार सरकार और प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।